नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गो विथ स्टोरीज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सुन रहे हैं एंड ऑफ द गेम का एपिसोड संख्या 16वां। अब आगे। अच्छा फैसला किया, कपड़े पहन लो। उसने गोली की रफ्तार से उस काम को अंजाम दिया। तभी जोशी ने दोनों सिपाहियों को ये कहकर वहां से जाने को बोल दिया कि विराट साहब को खबर कर दे कि मुजरिम सच बोलने के लिए तैयार हो गया है। सुनकर दोनों वहां से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद विराट राणा वहां पहुंचकर बैठ गया। प्यार से मान जाते तो मार क्यों खानी पड़ती, उसने पूछा। जयदीप ने जवाब देने की कोशिश नहीं की। चलो शुरू हो जाओ, बता शनिवार की रात चंद्रशेखर महाराज की हवेली में क्या हुआ था। हुआ तो वही सब था इंस्पेक्टर साहब, जो हम सातों पहले ही आपको बता चुके हैं। हनी को सच में कोई हमारे बीच से उठा ले गया था। वह कोई प्रेत आत्मा थी या नहीं कहना मुश्किल है, मगर लगा तो हमें वही था। लगता है डोज में कुछ कमी रह गई है ना? मैं सच कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, तुम अगर लातों की ही भूत हो तो थोड़ी मार और खा लो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। क्या कहना चाहते हो? मधु के गायब होने के बाद जब लाइट आई और अरशद दरवाजा चेक करने गया तो वहां बस खून ही खून दिखाई दिया था उसे। बल्कि हनी की नुची चुथी लाश भी पड़ी थी, जिसे देखकर वह जोरों से चीख पड़ा था। उसके बाद बाकी लोगों ने मिलकर तय किया कि उसकी लाश को जला देने में ही सबकी भलाई थी, वरना सबके सब फंस जाते। फिर क्या किया? विराट ने हैरानी से पूछा। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मंडली में मैं नया होने के कारण मैं अपनी जुबान कम ही खोलता था। सबसे ज्यादा सैंडी की चलती है, जिसने रोहतास के साथ मिलकर हनी की लाश उठाई और अरशद से डीजल ले चलने को कह दिया। उसके बाद 2 दिन पहले जब मैंने और नैना ने सैंडी के साथ मिलकर वहां की साफ सफाई की थी तो साथ में एक फावड़ा भी लेकर गया था वह, जो कि उस वक्त भी वहीं पड़ा हुआ था। उसी फावड़े से हम चारों ने मिलकर बारी बारी से एक गड्ढा खोदा, फिर हनी की लाश उसमें डालकर आग लगा दी। जब वह बुरी तरह से जल गई तो गड्ढे को भर दिया गया और बाकी बची मिट्टी को सब लोगों ने उठाकर दूर फेंका है। इसके अलावा हम में से किसी ने भी कुछ नहीं किया था। तुम सोचते हो आधी अधूरी सच्चाई कबूल करके बच जाओगे? पूरा का पूरा सच यही है इंस्पेक्टर साहब। फिर हनी की लाश का जितना बुरा हाल हुआ था उसे करने के बारे में कोई इंसान तो सोच भी नहीं सकता था। ना ही वह काम हम दोस्तों में से किसी का हो सकता था, क्योंकि हम सब हर वक्त एक दूसरे की निगाहों के सामने थे। अरे ये कोई मानने वाली बात है कि मधु को कोई तुम सातों के बीच से उठाकर ले गया और किसी को ये तक पता नहीं लगा कि ले जाने वाला कौन था या कहाँ लेकर गया था? सच यही है इंस्पेक्टर साहब। आप चाहे जितनी भी इन्वेस्टिगेशन कर ले, लेकिन ईमानदारी से करेंगे तो जवाब यही मिलेगा कि दोस्तों ने हनी को नहीं मारा था। अच्छा ये बताओ कि हवेली में रात गुजारने का ख्याल सबसे पहले किसके दिमाग में आया था? सैंडी के। उसका एक नौकर तिमारपुर का ही रहने वाला है। उसी ने एक बार सैंडी को हवेली के बारे में बताया था, जिस पर उसे यकीन नहीं हुआ तो खुद तिमारपुर जाकर लोगों से पूछताछ कर आया। हवेली भी देख ली। जब उसे पता लगा कि वह जगह सालों से खाली पड़ी थी और कोई उधर आता जाता भी नहीं था, तो एडवेंचर का भूख वह हवेली में पार्टी करने की प्लानिंग करने लगा, जो कि शनिवार की रात को परवान चढ़ी थी। जी हाँ, उसने जब अपने बाकी दोस्तों को हवेली की भनक नहीं लगने दी थी तो तुम्हें क्यों बता दिया? तुमसे तो कोई पुराना दोस्ताना भी नहीं था उसका, इसलिए बता दिया क्योंकि वहाँ के हॉल की सफाई वह अकेले नहीं करना चाहता था। नौकरों को भी साथ ले जाने का उसका मन नहीं हुआ, क्योंकि तब सहज ही बातें उसके पेरेंट्स तक पहुँच जाती, जबकि वह हवेली का आगे भी इस्तेमाल करने की सोच बैठा था। तभी उसने नैना से बात की और नैना ने मुझसे, जिसके बाद हम तीनों बृहस्पतिवार को वहां जाकर थोड़ी साफ सफाई कर आए। मेन गेट के पास जंगल सा उग आया था, उसे भी हम तीनों ने मिलकर ही काटा था। फिर एक इलेक्ट्रिक वायर बिछाकर भीतर कुछ बल्ब लगा दिए, मगर जनरेटर वहां शनिवार की रात को ही पहुंचाया गया था। यानी तुम लोग वहां पहुंचने की खबर किसी और को नहीं थी? नहीं थी। फिर कोई बाहरी शख्स उतना भयानक षड्यंत्र रचने में क्यों कामयाब हो गया जितना रचा गया जान पड़ता है? मालूम नहीं,
तभी तो हमें लगता है कि उस हवेली में सच में कोई प्रेत आत्मा भटक रही है। विराट के मुंह से गहरी आह निकल गई, क्योंकि लड़का उसे सच बोलता जान पड़ रहा था। कुछ वैसा ही जोशी भी सोच रहा था, इसलिए जयदीप की जुबान पकड़ने की कोशिश एक बार भी नहीं की। कुछ और जिससे हमारी राह आसान हो जाए? नहीं, मैं बस इतना ही जानता हूँ। विराट ने जोशी की तरफ देखा। विकट स्थिति है सर, उसका मंतव्य समझकर वह बोला। सच और झूठ इस तरह से आपस में गुथे पड़े हैं कि कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा है। इन लोगों ने लाश को जलाकर गलत किया, उल्टा फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देते तो तब कुछ न कुछ सबूत जरूर हमारे हाथ लग गए होते। राहुल के साथ कैसी निभती है तुम्हारी? बहुत अच्छी, दूर की रिश्तेदारी भी थी, मगर उसके दोस्तों जितनी तो नहीं ही निभती थी, वरना मैं पहले ही पापी मंडली ज्वाइन कर चुका होता, जिसका ऑफर राहुल ने मुझे कभी नहीं दिया। फिर क्षण भर की चुप्पी के बाद बोला, आप यकीन कीजिए उसके जाने का जितना दुख मुझे है और किसी को शायद ही होगा। हाँ, वो तो बराबर दिखता है, जोशी बोला। राहुल का इतना ख्याल था तुम्हें कि उसके जाते ही उसकी गर्लफ्रेंड पर अपना क्लेम लगा दिया। आखिर उसकी अमानत का ख्याल रखने वाला तो कोई होना ही चाहिए, है ना? जयदीप ने जवाब देने की कोशिश नहीं की। यह पहले से ही नैना पर निगाह थी तुम्हारी, इसलिए राहुल को रास्ते से हटा दिया। ये मुझ पर गलत इल्जाम है। कौन सा इल्जाम गलत है? नैना पर निगाह रखने वाला या राहुल के कत्ल वाला? दोनों ही। राहुल के जाने के बाद ही नैना के साथ मेरी नजदीकियां बढ़ी थी। उससे पहले तो बस हाय हेलो भर थी। ऐसे में उसे पाने के लिए मैं भला राहुल का कत्ल कैसे कर सकता था? और दुनिया में क्या लड़कियों का अकाल पड़ गया है जो मैं अपने कजन की गर्लफ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़ जाता? क्या पता राहुल के जीते जी ही तुम्हारे और नैना के बीच रिलेशन बन गया हो, मगर राहुल क्योंकि नैना को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए तुम दोनों ने मिलकर प्लानिंग की और उसे रास्ते से हटा दिया। हद करते हैं इंस्पेक्टर साहब। नैना क्या उसकी बीवी थी जिस पर वह जबरन कब्जा बनाया रखा सकता था? बल्कि बीवी पर भी कहाँ बना पाता है कोई। इसलिए खामा खा के इल्जाम मत लगाइए मुझ पर। चलो यही बता दो कि राहुल की गुमशुदगी के बारे में क्या जानते हो। ये मत कह देना कि तब तक तुमने पापी मंडली ज्वाइन नहीं की थी, इसलिए तुम्हें नहीं पता, क्योंकि पता लगने के और भी जरिए होते हैं, जैसे कि नैना तुम्हें उसकी जानकारी दे सकती थी। नहीं कहूँगा, वैसे भी हम पापी एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, इसलिए मुझे मालूम है कि राहुल के साथ भी सब कुछ हनी जैसा ही घटित हुआ था, जिसके बारे में हम पहले ही आपको बता चुके हैं। यानी राहुल की मौत हो चुकी है? जी हाँ। तो फिर लाश कहाँ है उसकी? सोचिए। मैं सोचूं? जी हाँ। फिर फौरन समझ जाइए कि राहुल की लाश का क्या हुआ था। तुम्हारा मतलब है? विराट हैरानी से बोला। उसकी डेड बॉडी भी मधु की तरफ बाद में जला दी गई थी? कम से कम नैना ने तो मुझे यही बताया था सर। कहाँ ले जाकर जलाई थी? मेरठ के पास हाईवे से नीचे एक खेत में ढेर सारा पुआल रखा हुआ था। राहुल की बॉडी को उसी पुआल के बीच में डालकर आग लगा दी गई थी। फिर सैंडी सबको साथ लेकर वहीं से हरिद्वार निकल गया था। तुम लोगों ने तो बताया था कि कोई चुड़ैल उसे अपने साथ लेकर आसमानों में चली गई थी। फिर लाश कैसे हासिल हो गई थी? चली बराबर गई थी, मगर ऊपर जाकर उसने राहुल को छोड़ दिया था, जो सीधा होटल के पीछे वाले पार्क में जाकर गिरा था। उसकी खबर सबको बहुत देर से लगी, तब जबकि राहुल की तलाश में उन्हें होटल के पीछे जाना सूझा था। उस बार भी सिर्फ इसलिए लाश जला दिया गया क्योंकि डर था कि पुलिस पापी मंडली को ही हत्यारा मान ना ले। अहम वजह तो यही रही होगी सर। लेकिन हनी की लाश जलाए जाने से पहले सैंडी ने एक बात और कही थी। क्या? उसने हमसे वादा किया था कि हम पापियों में से जब किसी की भी मौत होगी उसे हम अपने हाथों से अग्नि देंगे, ताकि जीवन भर उसे अपने करीब महसूस कर सके। बेशक लिया होगा, लेकिन बाकियों ने भी तो कुछ कहना चाहिए था। आखिर मामला एक लाश को जलाने का था, जो कि कानूनन और अखलाकन दोनों तरह से जुर्म की श्रेणी में आता है। सैंडी किसी की नहीं सुनता सर। वह ग्रुप लीडर है, इसलिए हर कोई सहज ही उसकी बात मान लेता है। उस दिन भी मान ली गई थी, वरना सबसे ज्यादा खिलाफ तो उस बात के मैं ही था।
ऐतराज भी जताया था। तब उसने साफ कर दिया कि मैं या तो पापी मंडली के कायदे कानून का स्वागत करूं या मंडली छोड़कर चला जाऊं। तुमने स्वागत किया? क्यों? ऐसा क्या है उस मंडली में जो उसे छोड़ नहीं सकते थे? नैना, जिससे जुदा होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और वह क्योंकि मरते दम तक मंडली से अलग नहीं होने वाली, इसलिए मैं भी नहीं हो सकता। बल्कि उसमें शामिल भी तो उसी के कहने पर किया गया था, वरना बाकी दोस्तों के मुकाबले मेरी हैसियत ही क्या है जो मैं उनकी बराबरी कर पाता। तुमने कहा नैना को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, जबकि अमूमन कोई लड़का ऐसे वक्त पर यह कहता है कि फलना को भूल पाना उसके वश में नहीं है या उससे जुदा होने की कल्पना तक नहीं कर सकता। वह विराट ने पूछा, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? वही जो अब पहले ही निकाल चुके मालूम पड़ते हैं। यानी तुम दोनों की नजदीकियों में किसी प्यार मोहब्बत जैसी भावना का दखल नहीं है? जरा भी नहीं। फिर भी चिपके हुए हो उसके साथ? जी हाँ, क्योंकि उसके साथ चिपककर मुझे यूं महसूस होता है जैसे सौभाग्य मेरे घर का दरवाजा खटखटा रहा है, क्योंकि वह एक बहुत बड़े बाप की बेटी है। सच यही है सर, और उम्मीद करता हूं कि ये बात आप नैना से नहीं कह देंगे। नहीं कहेंगे। पट्टे तू बेशक अपनी गिद्ध दृष्टि सबरवाल साहब की पूरी जायदाद पर टिका दे, क्योंकि इस वक्त मुद्दा तेरी नीयत नहीं बल्कि राहुल और मधु का कत्ल है, जिसकी रात से हमें हर हाल में पर्दा उठाकर रहना है। देखिए, कातिल कौन है मैं नहीं जानता, बावजूद इसके अगर आपको हम पापियों में से किसी के हत्यारा होने के शक है तो मेरी मानिए तो सैंडी और रोहतास पर ध्यान दीजिए। वजह पक्का नहीं मालूम, लेकिन कोई ना कोई खिचड़ी उसके बीच हमेशा पकती रहती है। मंडली में बस वो दोनों ही है जो बाकी लोगों से अलग होकर कई बार खुसुर फुसुर करने लग जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि दोनों बार असल में क्या हुआ था इसकी उन्हें खबर हो। हाँ, मधु को उनमें से किसी ने भी खुद नहीं उठाया था, इसकी मैं अभी गारंटी किए देता हूँ। और कोई जिस पर शक किया जा सके? मनीराज गोपालन, वह भला अपनी होने वाली बीवी को क्यों मारेगा? उस बारे में भी मुझे पक्का नहीं मालूम, लेकिन ग्रुप की लड़कियां कई बार हनी से कह चुकी थी कि शादी से पहले वह मनीराज को ठोक बजाकर देख ले, क्योंकि उन्हें तो यही लगता था कि जैसे मनी को उसके साथ शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लड़का वही बात दोहरा रहा था जो विराट खुद मनी के मुंह से सुन चुका था। अगर ऐसा होता तो वह शादी से इनकार कर देता, कत्ल करने की क्या जरूरत थी? नहीं कर सकता था। क्यों? कोठारी साहब और गोपालन फास्ट फ्रेंड हैं, और अपने बच्चों का रिश्ता भी उन लोगों ने बिना औलादों से पूछे ही तय कर दिया था, जबकि मनी की अपने बाप से बहुत फटती है। उस बारे में नैना ने मुझे तब बताया जब मनी के इशारे पर ऐना, वानी और हानी के साथ मुंबई में सर्कस देखने गई थी। ऐसा क्या बता दिया जिससे तुम्हें लगने लगा कि मनी अपने बाप का खौफ खाता है? नैना ने बताया था कि वह लोग सर्कस देखकर निकले ही थे कि गोपालन साहब का मनी के मोबाइल पर फोन आ गया, जिसे अटेंड करने के बाद उसने ये नहीं कहा कि अपनी फियांसे और उसकी सहेलियों के साथ मुंबई सर्कस देखने गया था, बल्कि ये कहा कि वह अपने एक दोस्त के यहाँ है जिसके बाप को दिल का दौरा पड़ गया था। जैसे सच्चाई बता देता तो गोपालन साहब उसे गोली ही मार देते। ना मारते, कोई भी ना मार सकता, मगर उसका उतनी सी बात पर झूठ बोलना ही साबित करता था कि वह अपने बाप से बहुत डरता था। ऐसा लड़का बड़ा उस रिश्ते से इनकार कैसे कर सकता था जिसके उसके बाप ने उसके लिए चुना था? तो तुम्हें लगता है कि जिस बात के लिए वह गोपालन साहब को मना नहीं कर सकता, उसी के लिए अपनी होने वाली बीवी का कत्ल कर दिया ताकि मुसीबत की जड़ ही खत्म हो जाती, है ना? संभावना तो है ही। कहता कहता वह एकदम से चुप हो गया। क्या हुआ? अभी अभी एक बात दिमाग में आई है सर। क्या? हैरानी है, पहले नहीं सूझी, अब कुछ बताओगे भी? हनी जिस वक्त हमारी आंखों के सामने छत की तरफ जा रही थी, उसने हमसे कहा था कि जाती हूँ पापियों, तुम एंजॉय करो, देखना होश उड़ाकर रख दूंगी, या इससे मिलता जुलता ही कोई डायलॉग बोला था उसने। उसमें क्या खास बात है, वह तो तुम लोग पहले ही बता चुके हो। लेकिन तब हम में से किसी को भी याद नहीं आया था सर कि वही सेम डायलॉग उसने तब भी बोला था जब गेम में हार चुकने के बाद अपनी सजा भुगतने के लिए डांसिंग फ्लोर की तरफ बढ़ रही थी।
एक ही बात वह 2 बार रिपीट क्यों करेगी? तुम बताओ। मेरे ख्याल से तो किसी ने उसकी कही पहली बात को रिकॉर्ड कर लिया था। अपनी बात पर वह खुद ही सकपकाता हुआ बोला, और जब बाद में जब हनी ऊपर की तरफ जा रही थी तो प्ले करके सुना दिया, ताकि सबको इस बात पर हैरानी हो कि अगर वह जबरदस्ती ले जाई जा रही थी तो ऐसा क्यों बोली जिससे लगता था कि वह अपनी मर्जी से जा रही थी। सुनकर विराट और जोशी दोनों सन्नाटे में आ गए।